हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आरआईएल आईपीओ इसको हम कह सकते हैं आने वाला है और ओपन कब से होगा? 30 अगस्त से दोस्तों ये इशू ओपन होगा। 1 सितंबर तक ये मेन बोर्ड आईपीओ ओपन रहने वाला है। दोस्तों कंपनी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे तो कंपनी 1982 में स्टार्ट हुई थी, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। और दोस्तों इनका काम क्या है? इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स। अब आप सोचेंगे कि ये होता क्या है, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इनका बिजनेस क्या है। इनका बिजनेस है जैसे कि आप मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम का कंपनी कुछ फॉर एग्जांपल कोई उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है। तो मान लीजिए जैसे एल्यूमिनियम के अंदर भी बहुत बार ऐसा होता है कि उसको एनालाइज करना पड़ता है कि उसके अंदर कितना प्रेशर देना है, कितना उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देनी है। ये सब चीज़ों को दोस्तों जो प्रोसेसिंग और इन सब की डिवाइसेस बनती है वो दोस्तों ये बनाती है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स नाम से पता चलता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स को ये मेजर करती है, रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है और कंट्रोल करती है और ऑप्टिमाइज करती है कि कितनी उसके अंदर एनर्जी चाहिए, उसके प्रोसेसेस के अंदर कितना उनको प्रोडक्ट्स चाहिए। ये सब दोस्तों कंपनी के द्वारा तय किया जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स बेसिकली ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कंपनी दोस्तों कंप्लीट एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस बनाती है फॉर देयर कस्टमर्स, जिसमें क्लोज टॉलरेंस फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑटोमेशन, हाई प्रिसीजन फ्लो मीटर्स और मैन्युफैक्चरर्स कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। ये मशीनिंग और फिनिशिंग ऑफ प्रिसीजन कंपोनेंट्स के अंदर साफ साफ काम आते हैं। दोस्तों 2011 के अंदर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स ने ल्यूमल एल्यूकास्ट को भी एक्वायर किया था। एक नॉन फेरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी है जिसको यूरोप के अंदर कंपनी ने एक्वायर किया था। और इसके कारण कंपनी को काफ़ी हम कह सकते हैं मदद हुई है, क्योंकि इससे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर्स काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गया और इनके काफ़ी बढ़िया यूरोप के अंदर इसके कारण बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें करती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है, जिसमें ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। ईएमआई और ईएमसी। ईएमआई मतलब होता है ओवरऑल, ईएमआई और ईएमसी दो ओवरऑल सेम है, बट क्या है, एक टेस्टिंग सर्विस है और एक है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल आप मार्क देख सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि हाँ कंपनी का कुछ 4 सेगमेंट्स में सबसे बढ़िया आप इनका प्रेजेंट देखेंगे। पहला तो है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस के अंदर, दूसरा है मीटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर, तीसरा है पोर्टेबल टेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और चौथा है सोलार स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के अंदर। ये 4 दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं इस कंपनी के, जहाँ पे इनका काम चलता है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके पास, 270 से ज़्यादा डीलर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, और 70 प्लस कंट्रीज में दोस्तों कंपनी अपना काम करती है। इनके पास 150 से ज़्यादा डीलर्स भी है इंडिया के अंदर जो सारे स्टेट्स को कवर करते हैं। तो अगर आप प्रेजेंस देखेंगे तो इनका कंट्री के अंदर काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि कंपनी का मेजरली जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 65% इनका जो इस बार रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो एक्सपोर्ट से हुआ था। यानी अगर आप ओवरऑल इंडिया के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा इनका बिजनेस नहीं है, ऑलमोस्ट 35% के आसपास इनका बिजनेस आपको देखने को मिलता है और मेजरली कंपनी का पैसा एक्सपोर्ट से बनता है। इनके पास दोस्तों ऑलमोस्ट 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 5 में से 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नासिक में है, 2 पोलैंड में है और 1 चाइना के अंदर है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मेजरली जो बिजनेस है वो ओवरऑल आउट ऑफ इंडिया से आता है, राइट। कंपनी ने दोस्तों पिछली बार जब रेवेन्यू 2023 के अंदर जनरेट किया तो 70% जो इनका रेवेन्यू था वो दोस्तों यूरोप से आया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो प्रेजेंस है कंपनी का वो काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से रखा है इन द फॉरेन कंट्रीज। मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी नीश है और कंपनी ने अपने स्ट्रांग फुट बेसिकली हम कह सकते हैं यूरोप के अंदर जमा रखे हैं और वहाँ पे ये मार्केट लीडर भी माना जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो फोकस है वो किस तरीके का है और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर बिजनेस है तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रेंथ भी होंगे, कुछ वीकनेसेस भी होंगे। कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। पहला दोस्तों जिनका स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो हम कह सकते हैं इसी कंपनी के द्वारा सेट किया जाता है।
दूसरी बात ये है कि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है, मतलब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी खास है कि इनको मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी बात ये है कि जो कंपनी है वो अपने कस्टमर बेस रेवेन्यू को, मतलब इनका जो कस्टमर बेस ओवरऑल कंपनी का कस्टमर कंसंट्रेशन है और रेवेन्यू जनरेशन है वो काफ़ी वाइड है। मतलब कंपनी का फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे है, एक ही कंट्री में। कंपनी का प्रेजेंस एक्सपोज हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। अब कुछ बिजनेस है, अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ होगी तो कुछ वीकनेसेस भी फॉर श्योर होगी। तो वीकनेसेस क्या है? अब ये बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। याद रखिए, कोई एक भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद हो जाती है तो कंपनी के रेवेन्यू में आप मेजर डिप देखेंगे। मेजर बोल रहा हूँ, माइनर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर लगातार काम होता रहे, बिकॉज अगर लगातार काम नहीं होगा तो कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर खासा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों कंपनी का जो पैसा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनी का जाने वाला है। ये इशू ज़रूर 490 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास ओनली 75 करोड़ रुपीज़ जाएंगे, बाकी का तो ये ऑफर फॉर सेल है। तो इसका मतलब यही है कि जो कंपनी का ये जो पूरा आईपीओ है उसमें से सिर्फ कंपनी का नासिक यूनिट के अंदर ही एक्सपांशन देखने को मिलेगा। तीसरा ये है कि बहुत बार दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा है। क्यों? बिकॉज कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है। इसके कारण कंपनी को काफ़ी बार प्रॉफिट के ऊपर कमी देखने को मिली है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डील हुई थी उसके अंदर कंपनी को भी थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ा है। जस्ट रीज़न सिंपल है कि कंपनी सही टाइम पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती है। बाकी दोस्तों एज सच बहुत ज़्यादा तो आपको कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में सही है। ये दोस्तों जो इशू है, प्राइस बैंड कंपनी लेके आई है 441 रुपीज़ पे। 34 शेयर्स कुल मिलाकर आपको एक लॉट में मिल रहे हैं। 490.78 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 75 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इसकी लिस्टिंग दोस्तों BSE NSE पे होगी क्योंकि एक मेन बोर्ड IPO है। इसके अंदर रिजर्वेशन 35% फॉर रिटेल है, 50% फॉर QIBs एंड HNIs के लिए 15%। अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल कुछ इस प्रकार से हैं कि कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी ने 402 करोड़ 2021 में रेवेन्यू पोस्ट किया था, वो 2023 में बढ़ते बढ़ते 579 करोड़ पे आ गए। तो कंपनी की ग्रोथ अच्छे पेस पे हो रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बिकॉज पिछले साल के मुताबिक यानी 2022 के मुताबिक 2023 के अंदर कंपनी का ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये भी अपने आप में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। ये कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में दोस्तों कोई आपको ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिलेगी, और ये आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट था 2022 के अंदर 49.65 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का मुनाफा ओनली 4 लाख रुपए बढ़ पाया। मतलब कोई ज़्यादा बढ़त आपको देखने को नहीं मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन काफ़ी लो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल जो बोरोइंग है दोस्तों कंपनी की, वो अगर आप देखेंगे तो बहुत खास तो नहीं है, बट 102 करोड़ के आसपास कंपनी की बोरोइंग है, जो मेजरली मुझे लगता है कि कंपनी कम करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। बट अभी तक कम नहीं हो रही है, वो साल पर साल बढ़ ही रही है, ये बात भी कोई डाउट नहीं है, बट ठीक है। अब दोस्तों कंपनी जब अपना IPO लेके आई है तो याद रखिएगा जिस वैल्यूएशन पे लेके आई है, इससे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीबन 1674 करोड़ हो जाएगी। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 12.39% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.77% का। डेट टू इक्विटी फेवरेबल है, बट जो कंपनी का EPS है वो 12.84 का है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें कंपनी के जो पीयर्स है, मतलब कंपनी का कंपटीशन किस तरह का है, तो मेजरली दोस्तों कंपनी का कंपटीशन ऐसे दिखता नहीं है। तो इसको आप वर्चुअली कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक ही ओवरऑल कंपनी इस तरह से IPO लेके आई है और ऐसे कुछ खास इसके सामने इसके मतलब ऑपोजिशन में कोई दिखता नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का जिस तरीके से दोस्तों एक चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और चाइना से अगर अभी आप देखेंगे तो इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है और चाइना से प्रॉब्लम्स चल रही है, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस तरीके से उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ से बाहर लेकर आती है। वैसे तो अभी इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता ही है कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स रहती है जिस कंट्री के अंदर, वो एक इम्पैक्ट डालती है। बट ठीक है, ओवरऑल प्रॉब्लम यहाँ पर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत खास नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के ऊपर कुछ खास लिटिगेशंस है, कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है। बस यही है जो मेजरली हर बिजनेस के अंदर आती है, छोटी मोटी दिक्कत है, वो तो हर बिजनेस में रहती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि क्या इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए? क्या 441 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको इस IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए? देखिए, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म के अंदर मुझे तो अच्छी लगती है। लिस्टिंग गेन हो ना हो इसकी पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है। लिस्टिंग गेन होगा भी तो बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होना स्वाभाविक सी बात है, ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर
25 से 30% बन जाए तो वो एक अच्छा लिस्टिंग गेन माना जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी ये है कि हाँ, अगर आप इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं तो आपको व्यू मीडियम टर्म का भी रखना चाहिए। लिस्टिंग गेन होना ज़रूरी अभी नहीं दिखता है, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे इसकी करंट ग्रे मार्केट क्या है, तो अभी तक कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसीलिए ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी तक चालू हो जानी चाहिए थी वैसे तो, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। हमको यही देखना है कि 29 अगस्त को इसका एंकर पोर्शन खुलेगा। तो एंकर इन्वेस्टर्स किस तरीके से पैसा लगाते हैं, और दूसरी बात क्या है कि इसमें कौन कौन से बड़े नाम निकल के आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज उससे आगे पता चलेगा कि हाँ, कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड कौन कौन है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।